नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और आज हम लोग अपने इकाई 3 के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों की बात करेंगे। हमने इससे पहले हम लोगों ने शिक्षण सूत्रों की बात की थी। अब है सिद्धांत। हिंदी शिक्षण, हिंदी को पढ़ाने के लिए कौन कौन से सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अब एक अध्यापक है, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। अध्यापक जिस प्रकार कार्य करता है, मतलब अपना शिक्षण कार्य जिस प्रकार करता है, विद्यार्थी है उसी प्रकार उसको अधिगम करते हैं, सीखने का कार्य करते हैं। तो अध्यापक है उसे सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स यानी कि नियम, कुछ नियमों को अपनाना चाहिए। उन नियमों के आधार पर ही अध्यापक है वो शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावी रूप से बना सकता है। हम लोग सुनते हैं कि कुछ अध्यापक बच्चे आपस में बात करते हैं कि वो अध्यापक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हमें समझ में आता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? कुछ अध्यापक पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, कुछ पढ़ाते तो समझ में नहीं आता है। ये बात क्यों होती है? क्योंकि कुछ अध्यापक है वो नियमों की पालना नहीं करते हैं, सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं। इसी कारण उनका जो शिक्षण होता है वो प्रभावी नहीं रहता है। और जो इन शिक्षण सूत्रों, शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य करते हैं, उनका शिक्षण हमेशा प्रभावी रहता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन सिद्धांतों की। तो पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। अब हिंदी शिक्षण में प्रेरणा की क्या बात, मतलब प्रेरणा किस प्रकार की? तो अध्यापक जब अपना शिक्षण कार्य कराए तो बालकों को हमेशा प्रेरित करते हुए किसी भी कार्य को करे। जब उन्हें किसी भी, हम जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय हम लोग सबसे पहले बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न से क्या होता है कि बालक है उनको वो मोटिवेट होते हैं कि हमें उत्तर किसी भी प्रकार से, जैसे कि कहीं पर टीचिंग एड के माध्यम से बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये टीचिंग एड, इससे कुछ हमें और नया देखने को सुनने को मिलेगा। या फिर प्रश्न पूछते हैं तो बालकों को उनके उत्तर पता होते हैं, क्योंकि जो हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो बालकों को जो उत्तर पता होते हैं वो उत्तर देने में वो बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि हमसे ये आंसर पूछा जाए। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से भी एक प्रस्तावना प्रश्न है वो भी वहाँ पर प्रेरणा का कार्य करते हैं। पाठ के अंतर्गत अध्यापक है बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं वगैरह वो प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी बालकों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अध्यापक है जब अपने शिक्षण के कार्य के अंतर्गत इन प्रेरणा संबंधी तथ्यों को अपनाएगा तो उसका शिक्षण कार्य प्रभावपूर्ण होगा। दूसरा है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत केवल अध्यापक क्रिया ना करे, यहाँ पर विद्यार्थी और अध्यापक दोनों सक्रिय रहे। अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहकर कार्य करेंगे तभी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावी बनी रहेगी। तो अध्यापक को है क्रिया के सिद्धांत को अपनाना होगा, मतलब कि जब वो पाठ का आदर्श वाचन कर रहा है तो विद्यार्थी उनको ध्यानपूर्वक सुने। अब वो सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनकर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो बालक अध्यापक से पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अध्यापक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिससे कि विद्यार्थी है वो पूछने के लिए तैयार है। अन्यथा क्या होता है कि अध्यापक पढ़ाता है और विद्यार्थी सुनते नहीं सुनते। लेकिन यहाँ पर क्या, जब क्रिया के सिद्धांत को अध्यापक अपनाता है तो यहाँ पर दोनों ही सक्रिय रह के कार्य करते हैं। अध्यापक भी क्रियाशील रहता है और विद्यार्थी भी सक्रिय रहते हैं। तो क्रिया के सिद्धांत को अपनाते हुए अध्यापक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अपनाना होता है। उन क्रियाओं के माध्यम से कक्षा का माहौल है वो प्रभावपूर्ण बना रहता है और विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। फिर है जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। जीवन से जुड़ने के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अध्यापक है वो विद्यार्थियों के समक्ष जो विषय वस्तु रखता है वो जीवन से संबंधित तथ्यों को लेते हुए रखनी चाहिए। जैसे कि अगर हमको अब जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया गया है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का ही निर्माण हो रहा है, जो आजकल जो हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी जो उनके परिवेशी ज्ञान है उसी के आधार पर उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है। अब अध्यापक भी जब जीवन से जुड़ी तथ्यों को विद्यार्थियों के साथ अपनी विषय वस्तु को समझाते समय जीवन से जुड़ने वाले जो संबंधित तथ्य उनका
बालकों के सामने प्रस्तुतिकरण करेगा तो विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कभी भी कोई पाठ पढ़ाते समय अगर मान लो कोई कविता ही है, कविता का गान करते समय वो आसपास के जो लोकगीत है उनके माध्यम से उन्हें सिखाए तो बालक है वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो इस प्रकार से जीवन से जुड़ने वाले विभिन्न प्रकार के, मतलब कि कहानी है, घटना है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो विषय वस्तु आती है उसको जीवन से संबंधित करते हुए विद्यार्थियों को समझाएगा कि आपके जीवन में ये कहाँ पर उपयोग में आने वाली है, तो विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर जीवन से जुड़ी तथ्यों को एक अध्यापक को अपने सिद्धांतों के आधार पर अपनाना चाहिए। फिर है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत अध्यापक को विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो इस नियम के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचि क्या है, ऐसा नहीं कि एक बच्चे की रुचि अलग है, दूसरे बच्चे की अलग है, तो अध्यापक किसको किस प्रकार पढ़ाए, ऐसा नहीं। औसत को ध्यान में रखते हुए बालकों की रुचि को अपनाया जाता है। उसी के आधार पर शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री है, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण विधियां हैं वो अपनाई जाती है। फिर है अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत आप सभी को पता है कि जब हम पाठ योजना बनाते हैं, दैनिक पाठ योजना हमने बनाई है, 5 जो लेसन प्लान हम लोगों ने बनाए हैं, उसके अंदर सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और उद्देश्य जो कि हमें पाठ की समाप्ति के बाद प्राप्त करने हैं। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अब अध्यापक है कक्षा में कुछ उद्देश्यों को लेकर ही जाए और जब वो अपने कक्षा का जो शिक्षण कार्य वो पूर्ण कर ले, उसके बाद उसने वो प्राप्त किया है, अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी जानकारी उसे आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित उद्देश्य, ऐसा नहीं कि हाँ अगर ऐसा नहीं है तो वैसे अगर मैंने ऐसे पढ़ाया वो उद्देश्य प्राप्त नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने इस प्रकार प्राप्त कर ले, नहीं, जो निश्चित किए गए हैं उद्देश्य वही हमें प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि हम लोग जब शिक्षण सूत्रों को अपना रहे हैं, हम लोग सभी प्रकार से पूर्व तैयारी करके जा रहे हैं, तो हम इन निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण क्यों ना करें और इनकी प्राप्ति हमारे शिक्षण के द्वारा क्यों न हो। तो इस नियम को ध्यान में रखना है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, मतलब कि अध्यापक है वो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा के अंतर्गत जाए। फिर है योजना का सिद्धांत। योजना का सिद्धांत अध्यापक है अपनी शिक्षण प्रक्रिया को केवल अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है, कक्षा में आए, अपनी मर्जी से किताब उठाई और कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण है वो योजना को लेते होना चाहिए। क्या योजना है, उद्देश्य तो निश्चित हो ही चुका है, अब कक्षा में किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार प्रस्तुतिकरण होगा, वो सारी चीजें एक योजना के रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आते ही अपनी इच्छा है तो प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, अपनी इच्छा है तो लास्ट वाला पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं। जो कि पाठ्यक्रम है वो डिवाइडेशन पहले से हो चुका होता है, किस माह में किस प्रकार हमें कितने पाठों को पढ़ाना है, वो सारी चीजें पहले से ही निश्चित होती है। तो अध्यापक है एक योजना के आधार पर ही कक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य करवाए, इस नियम को अपनाना चाहिए। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आज की जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा है, मतलब कि यहाँ पर जो सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक है उसके अंदर प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, अक्षम भी हो सकते हैं, विकलांगता से ग्रसित भी हो सकते हैं और किसी भी प्रकार के जो पिछड़े बालक है वो भी हो सकते हैं। तो अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही अपना कार्य करना चाहिए। जो शिक्षण कार्य है उसमें ये ध्यान रखना है, जब हम प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हमें हमारे दिमाग में ये चीज बैठा लेनी चाहिए कि जब हमें आगे शिक्षण कार्य करवाना है तो हमारे समक्ष सभी प्रकार के बालक आएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस बालक पर, ये बालक तो मंद बुद्धि है, इसमें तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ये आप नहीं कह सकते हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित नियम को अपनाना होगा। बालक किसी भी प्रकार का बालक हो, अगर उसे एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार समझाना है, अगर उसे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो अतिरिक्त कालांश लेकर भी उसे समझाना होगा। तो कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसे अपना शिक्षण कार्य करवाना होता है। फिर है जनतंत्रीय जीवन का सिद्धांत। जनतंत्रीय
जीवन का सिद्धांत। जनतंत्रीय जीवन के सिद्धांत से अगर हम बात करें तो एक अध्यापक है वो ध्यान रखे कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जो हमारी कानूनी व्यवस्था है उसके आधार पर हमें सभी को समान प्रकार के अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर जनतंत्रीय व्यवस्था जिस प्रकार की अगर हम कहें कि सभी को समान प्रकार कक्षा में सभी को समान प्रकार से अधिकार प्राप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। किसी के साथ में भी पार्शलिटी नहीं करनी है कि वो बालक आपके लिए विशेष है या फिर ये बालक आपके लिए विशेष। सभी बालक आपके लिए समान है। सभी एक जनता के रूप में या फिर कहें कि एक कक्षा के अंतर्गत सभी समूह के रूप में कार्य करें और अध्यापक वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी बालक को विशेष रूप मानकर न चले, सभी को सामान्य रूप से अधिकार देने का प्रयास को करें। तो इस सिद्धांत जनतंत्रीय जीवन का सिद्धांत को एक अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंदर अपनाना होता है। फिर है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न जो पाठ दिए होते हैं उन्हें डिवाइड करते रहना चाहिए, मतलब कि वर्गों में विभाजित अपनी सुविधा के अनुसार कि हाँ आज मैं इतना ही कार्य बालकों को करवा सकता हूँ, तो उसी प्रकार से विभाजित करते हुए पढ़ाना चाहिए। कभी कभी बालकों को समूह में बांटते हुए कुछ ऐसा कार्य दत्त कार्य देना चाहिए जिससे कि बालक है उस कार्य को बहुत ही रुचिपूर्ण या उत्साह से करे। तो एक अध्यापक को विभाजन के सिद्धांत को अपनाते हुए कार्य करना चाहिए। अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विभाजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात उसे किस प्रकार से समझानी है। अगर कोई विषय वस्तु है उसे अगर एक साथ पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, उसे मैं इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटते हुए पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगी। ये सारी चीजों का ध्यान उसे रखना चाहिए। फिर है मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत और अंत में एक अध्यापक को अपने हिंदी शिक्षण के अंतर्गत इस नियम का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो भी कार्य जो भी विषय वस्तु उसने अपने शिक्षण के अंतर्गत पढ़ाई है उसका उचित मूल्यांकन होना चाहिए। केवल प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन नहीं करना होता है। प्रश्नों के अलावा बालकों ने उसे व्यवहार में लिया या नहीं लिया, विभिन्न प्रकार से एक अध्यापक है उस मूल्यांकन प्रक्रिया के नियमों को अपना सकता है। तो मूल्यांकन है अंत में करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा शिक्षण किस प्रकार का रहा, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक अध्यापक को मूल्यांकन के सिद्धांत को भी अपनाना चाहिए। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन करें। हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखकर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।